अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और सुबह का आगाज़ होता है ना, सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि एक तो ऑफिस आते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आप लोगों से बातचीत करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो तैयार करके रखी होती हैं कि आपसे बात करेंगे। अच्छा, इनका रिस्पॉन्स पता कैसे आता है? सोशल मीडिया के ऊपर लाइव जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो पता चल रहा होता है कि आप कितना देख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। अच्छा, सही है? एक सवाल करूँ, ऑफिस आने में अच्छा लगता है, खुशी होती है? जिस दिन सैलरी डे हो सिर्फ उस दिन, बाकी दिन मोटिवेशन उसी सैलरी से मिलती है, क्योंकि सैलरी आहिस्ता 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 खर्च होती रहती है। तो जैसे जैसे कम हो रही होती है तो दोबारा सैलरी आने की मोटिवेशन कि भाई ऑफिस आएंगे, कि भाई ऑफिस नहीं आएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो बस इस सैलरी की बात से अच्छी बात का आगाज़ करते हैं, छोड़ें सारी बातें फिर। अच्छा जी, अच्छी बात यह है हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ रहते हैं और इसी में रहकर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि इनको पहचान ही नहीं पाते। बिल्कुल हकीकत ये है कि छोटी छोटी खुशियों को पहचानना ही ज़िंदगी की असल दौलत है। अच्छा, ये दौलत जो है ना वो सैलरी है जी, हम शुरू में बात कर रहे थे। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल सही हो गई। अगर इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ना बड़े बड़े टास्क होते हैं, बड़े बड़े हमारे मंसूबे होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं, उन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। कभी अगर हम ये भूल जाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि कुछ नॉर्मल भी हो ना, बड़ा सिंपल सा, उसमें भी छुपी होती है छोटे छोटे लम्हात। कभी आपको इतना आप खिलकर हंसने लगते हैं, कभी आपको अंदर से खुशी फील होती है, वो असल दौलत है। वो जो मोमेंट है ना, दैट इज प्रेशियस। ये खुशी जो ना आप मुझसे छीनते जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अच्छी बात का जिम्मा जो है ना वो मेरे ऊपर है भाई। ये सारी बातें आप छीन लेते हैं। आप इतनी प्यारी बात करती हैं, आपसे सीखने लगा हूं तो थोड़ी बातें मैं भी ऐड कर देता हूं। ये अच्छी चीज है, फिर ये अच्छी चीज है अगर आप सीख रहे हैं। कल से मैं ही कर लूंगा। फिर ठीक है, वो भी अच्छा है। अच्छा जी, असल दौलत वो लम्हे हैं जो दिल को खुश कर दे। अगर हम हर दिन के छोटे छोटे लम्हों को महसूस करें तो जिंदगी एक जश्न बन जाती है। जिंदगी की छोटी खुशियों को पहचानिए और इन लम्हात को संभालिए, क्योंकि यही लम्हे आपकी यादें, आपकी सुकून और आपकी हकीकी खुशी है। और याद रखें, खुशी तलाश करने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की चीज़ है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो अपनी हर खुशी को भरपूर अंदाज में मनाइए, क्योंकि फिर ये पल वापस नहीं आते। और एक और चीज़ ऐड कर दूं, जब आप खुश होते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं। अरे कोई बात नहीं, जलेंगे, थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, सर्दियां आ रही हैं तो वो हीटर का काम करेंगे बेसिकली। ना आपकी गैस खर्च होगी, ना बिजली खर्च होगी, और वो जो जितने भी आगे पीछे हीटर होंगे ना वो हीटर का काम करेंगे। तो आप जरा सा वार्म अप रहेंगे। तो आने दें हीटर्स को, कोई मसला नहीं है। ये हेटर्स नहीं है, ये बेसिकली हीटर्स हैं। तो हीटर्स करने दें ना, पैदा होने दें, कोई मसला नहीं है। तो भाई छोटी छोटी खुशियां क्या हो सकती हैं कि आप कहीं बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं, वो आपको प्लेजेंट फील कर रहा है। समटाइम्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में, लाइक कुछ खाने का दिल चाह रहा है वो आ गई, या किसी के साथ नेकी कर ली उसकी भी खुशी मिलती है, किसी के साथ अच्छा कर लिया, किसी के साथ इखलाक से पेश आ गए, वो भी खुशी है। तो ये छोटी छोटी खुशियां जो है ना वो समेटे। और भी खुशियां होती हैं, जैसा कि कभी कभी आप अचानक से आपके जो है वो मोबाइल का पैकेज हो गया, आपको पता नहीं चला, गलती से किसी ने कर दिया, आप साथ बैठे में किसी और नंबर पे था। एक दफा ऐसा हुआ, पहले तो इजी लोड हुआ करता था, तो एक नंबर भी अगर गलत हो जाता था तो आपके पास आ जाया करता था वो, अगर आपका नंबर लग जाए तो ये भी खुशी होती है। कभी कभी आप पुराने कपड़े जो तय हुए हुए रखे होते हैं अलमारी के अंदर, उनको निकालते हैं, उसमें 100 का या 1000 का एक नोट निकल आता है, वो खुशी होती है। कभी कभी आपकी चीज खो चुकी होती है, कोई अंगूठी होती है, कोई नेकलेस होता है, कोई ऐसी घड़ी होती है जो आपको मिल ही नहीं रही होती 1 साल 2 साल 3 साल। अक्सर अम्मियां जो हैं वो रमजान से पहले सफाइयां करवाती हैं, तो उन सफाइयों के अंदर किसी कोने गुदरे के अंदर वो चीज निकल आती है। छोटी छोटी खुशियां होती हैं ये। अच्छा जी, ये खुशियों के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव रहें, दिन का आगाज अच्छे से करें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह के नाम सुने और जो पॉजिटिविटी है आप में खुद आ जाएगी। अच्छा जी, ये तो हो गई खुशी की बात। अब बहुत सारी खबरें जो कि हमें जल्दी जल्दी शामिल करनी है, और इंटरनेशनल हो, मुल्की हो, मौसम हो, जेंजीज के लिए जो हम बनाते हैं रिपोर्ट वो हो, बहुत कुछ है आज। अच्छा जी, आगाज करते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार रहा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपने पेश करदा मंतकी मुतालबात पर कायम है, ताहम अफगान तालिबान का वक्त पाकिस्तानी मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तानी वक्त का मौक़िफ़ बदस्तूर, मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है। बिल्कुल, मेजबान ममालिक भी तस्लीम कर चुके हैं इस बात को कि पाकिस्तानी मुतालबात माकूल और जायज तौर पर मनवाना चाह रहा है, क्योंकि ये जायज है। अब कुछ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंगली ये अफगान तालिबान का वफ्द खुद भी समझता है कि उनके मुतालबात को मानना
درست ہے, اور سورسز کنفرم کیے جا رہے ہیں بارہا کہ افغان طالبان کے وفد کو کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اچھا جی, ساتھ ہی ساتھ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے, تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا, جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, اور ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے, جبکہ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہ بات سمجھائی ہے. اب 3 دن تو گزر گئے ہیں, چوتھے دن میں کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, کس طرح سے کون چلا رہا ہے پیچھے سے, یہ بات تو مکمل طور پر واضح دکھ ہی رہی ہے کہ کس طرح سے افغان طالبان حکومت کس طرح سے کابل فون کرتے ہیں, اور جو پیچھے سے کال آ رہی ہے ان کو پیچھے سے جو کال آ رہی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا, ہم نے اس پر بات نہیں ہوگی. بھائی ہم کی بات ہے, ہم پر جائیں, ہم معاہدہ کریں, اور that's it, this is the right thing which you have to do. But we do have as well a very good delegation. تو وہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ کاؤنٹر تو کرے گا نا ان تمام چیزوں کو. اسی طرح ایک ڈیلیگیشن یہاں پر ہے, تو دوسری اگر بات کریں ہم جو سعودی دارالحکومت ہے نا ریاض, اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد NBS یعنی کہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے, اور یہ میٹ اپ بڑا اچھا رہا. دونوں طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے پہلے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں, وہ بھی پرپل کارپیٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا تھا. تو مطلب موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز جب ہوتے ہیں آپ, تو وزیر اعظم کو جس طرح سے سلیوٹ کیا گیا تھا, فضائی سلیوٹ تھا, وہ اپنے ایئر کرافٹ میں تھے, دوسرے جو ان کے ایئر جیٹس تھے وہ آ کے سلیوٹ دیا تھا. ابھی دوبارہ ملاقات ہوئی. اچھا جی, یاد رہے کہ گزشتہ منتھ ہی یہ ہوا ہے, یہ ملاقات ہوئی. سعودی عرب کا دورہ بہت امپورٹنٹ تھا, اور ابھی پھر سے وزیر اعظم جو ان کی کابینہ اور ساتھ ہی ساتھ ملاقات میں فیلڈ مارشل سعید منیر بھی شریک تھے, جو کہ ملاقات ہوئی. ڈیلیگیشن میں سید عاصم منیر صاحب بھی ہیں وہاں پر. قصر یمانہ پہنچنے پر محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات ہوئی, تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے سے متعلق گفتگو کی. خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خصوصی دعوت پر سعودیہ پہنچے, اور وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نوی کانفرنس جو ہو رہی ہے منعقد وہاں پر, اس میں بھی شرکت کریں گے. اور وہاں پر وزیر اعظم اور جو اس کانفرنس میں شریک پورے عالمی رہنما جو آ رہے ہیں, بین الاقوامی رہنما آ رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں کریں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ دورہ قرار دیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا. بالکل ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں ذرا کشمیر کے حوالے سے نا. آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد پر جو مسلم لیگ نون ہے نا, اس نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ. جبکہ تحریک عدم اعتماد کے اندر نون لیگ آزاد کشمیر کا ساتھ دے گی, یہ ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے. جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو دونوں رہنما ہیں نا, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کر کے کچھ چیزوں کو بھی سارٹ آؤٹ اور کلیئر کیا ہے. اچھا جی, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نا کہ صدر مملکت کو اپنے فیصلوں پر اعتماد میں لیا ہے. اچھا جی, مسلم لیگ نون آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی. تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو بھی وہاں پر چل رہا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی ہی اس میں آگے ہے اور ایکٹیو ہے. کیونکہ ہم نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی جو تعداد ہے فارورڈ بلاک کی 27 ہو گئی, اور ضرورت بھی 27 کی تھی. اچھا جی, قمر زمان کائرہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام لانا ضروری ہے. ہماری کوشش ہے آزاد کشمیر میں بہتر حکومت تشکیل دیں. راجہ پرویز اشرف بھی بولے, اور وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کیے جائیں گے. تو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے حکومت ہوگی, کیا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو اب پیپلز پارٹی کی پوزیشن بالکل واضح ہو گئی ہے, ان کے نمبرز بھی پورے ہو گئے ہیں. تو اب یقیناً ایسا ہی لگ رہا ہے واضح طور پر کہ اب پیپلز پارٹی ہی وہاں کی جو ایک حکومت ہے وہ بنا. ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز بھی ہے, کیونکہ سب کی نظریں امپورٹنٹ نیوز کے اوپر تھی. سہیل آفریدی صاحب, آپ نے سنا ہوگا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اس وقت کرنٹ ہیں, وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں. ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ 1-to-1 میٹ اپ ہوا ہے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری سے. صوبے کی جو سیکیورٹی ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے, جبکہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس پر بھی تھوڑا سا تھاٹس شیئرنگ ہوئی ہے. اور جو صوبے کے اندر اس وقت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو بھی اسٹریٹجک پلانز ہیں, ان کو بھی ذرا سا سامنے رکھا گیا ہے ٹیبل پر. تفصیلی گفتگو ہوئی ہے نا. اچھا, ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 1-to-1 نوعیت کی یہ ملاقات تھی, کوئی دوسرا ذمہ دار موجود نہیں تھا.
कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से मुलाकात अमन जरगे से पहले हुई है और मुलाकात को कर्टिसी कॉल के तौर पर लिया गया है, जिसमें सूबाई सिक्योरिटी और अमन व अमान के उमूर ज़ेर बहस आए। अच्छा, वाज़ेह करते हैं कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ओहदा संभालने के बाद काबीना के हमरा कोर कमांडर से मुलाकात की थी, जबकि नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कोर कमांडर पेशावर से 1-to-1 मुलाकात की। अच्छा, ये मुलाकात में तमाम तर सूबे के बात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अमन अमान की बात हो या दीगर जो चैलेंजेस हैं उस पर भी एक बात हुई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं ना, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप फाइलर है नॉन फाइलर है? फाइलर है। अच्छा जी, वो लोग जो नॉन फाइलर हैं वो होशियार हो जाएं। अगर आपने एटीएम यूज करना है तो भाई रुक जाए, ना करें। वो क्यों ना करें, बिलाल आपको बताएंगे। नॉन फाइलर्स बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एटीएम मशीन है ना, तो एटीएम से नकद रकम निकलवाने पर एक नया टैक्स आयद कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स अगर एक दिन में अपने अकाउंट से एटीएम के जरिए 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकलवाएंगे ना, तो उन पर टैक्स लागू होगा। जो नॉन फाइलर्स की जानिब से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकलवाने पर 0.8% टैक्स आयद किया जाएगा। यानी कि अगर वो 60,000 रुपए निकलवाते हैं तो उनके अकाउंट से 80 रुपए की कटौती की जाएगी। भाई फाइलर जो है ना वो सुकून में है, बट नॉन फाइलर पर ये टैक्स सिर्फ एटीएम से नगद रकम निकलवाने पर है। बैंक अकाउंट में रकम जमा करवाने, ऑनलाइन ट्रांसफर, चेकों वगैरह पर टैक्स लागू नहीं किया गया। सिर्फ एटीएम आप यूज करेंगे ना, तो फिर अगर 60,000 निकलवा रहे हैं तो 80 रुपए ऑनलाइन खेलें। हाँ, इसके बरक्स फाइलर्स जिनका नाम ATL में शामिल है वो इस टैक्स से मुस्तस्ना है। तो भाई नॉन फाइलर पर बहुत सारे टैक्सेस के साथ इस टैक्स का निफाज हुआ है, और ये निफाज करने के बाद अब जो फाइलर और नॉन फाइलर की बात मैं बताता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स। एक तो होते हैं नॉन फाइलर, जो कि इस रेस से ये घोड़ा आउट है। एक होते हैं फाइलर। उस फाइलर के अंदर 2 टाइप्स होती हैं, नॉन एक्टिव और एक्टिव। फाइलर है लेकिन टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, तो उन पर भी बहुत सारी शराइत लागू होती हैं, उनको भी नोटिस आता है। जो फाइलर एक्टिव हैं वो बहुत सारी चीज़ों को उनको एक फेवर मिलता है, फैसिलिटेट किया जाता है। अब किया क्या था, 15 दिन करके जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी दरख्वास्त के ऊपर जो लास्ट डेट रह गई आपके टैक्स रिटर्न जमा कराने की, उसके बाद FBI पकड़ेगा झकड़ेगा। 30 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट बताई गई है। इसके बाद फिर पकड़ धकड़ शुरू होगी। और मजे की बात, ये अच्छा हुआ कि आपने ये खबर शेयर कर ली। आपको ये बताते चले कि जो नॉन फाइलर्स हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहे हैं, तो उन क्रेडिट कार्ड की तमाम डिटेल्स FBI ने निकलवा ली हैं कि कितना क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, कितना रिफंड हो रहा है, रीपे हो रहा है, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पर मैसेजेस दिए जा रहे हैं नॉन फाइलर्स को कि खुदारा, एक रिक्वेस्टिंग मैसेज है, मतलब इट्स अ वार्निंग मैसेज एज वेल, कि आप आ जाएं इस टैक्स नेट के अंदर, हमें पता है कि आप कहाँ से कितना खर्च कर रहे हैं। और चलें ठीक है, अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो अच्छी बात, और नहीं है तो फिर तो मुश्किल होगी, क्योंकि हर वो खबरें और वो तमाम तर चीज़ें हम आपसे शेयर करती है जो कि नॉन फाइलर के हक में अच्छी और फाइलर के हक में अच्छी और नॉन फाइलर के हक में अच्छी नहीं है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट खबर से आपको आगाह करते हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच के फैसले की रोशनी में निजी तालीमी इदारों में 10% फ्री शिप की फराहमी का मुकम्मल ऑडिट कराया जाए। सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह और सेक्रेटरी तालीम जाहिद अली अब्बासी ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं। पहले मरहले में सिंध भर के 6 रीजन्स के उन तमाम स्कूलों को खतूत जारी कर दिए गए। 1 से ज़ायद शाखों वाले तमाम स्कूलों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। बिलाल, सरदार शाह साहब की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिला कराया, फिर बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर आए, फिर घोष मुलाजमीन को रिक्रूट किया, फाइंड आउट किया और पिक एंड चूज करके फिर सबको बाहर किया, वाइप आउट। फिर इनको मिनिस्ट्री से हटा दिया गया, छीन ली गई। फिर दोबारा मिनिस्ट्री जो इस वक्त नौजवान क़यादत है ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, वो फिर लेकर आए। अब ये जो खबर आपने दी बड़ी अच्छी खुशाइन खबर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो कमिटीज़ है ना, वो 15 दिन के अंदर तमाम स्कूलों का दौरा करेंगी और फिर उन स्कूलों को दौरे पड़ेंगे। वो दौरे क्यों पड़ेंगे? क्योंकि ये हुकूमत का निज़ाम है, ये लॉ के अंदर है कि फ्री शिप यानी कि 10% आपने फ्री तालीम देनी है उन मुस्तहिक बच्चों को जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हुकूमतें जो है वो सब्सिडी देती हैं कि आप इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनके चार्जेस आप हुकूमत पे करती है। यस, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट। बड़ी डिग्निटी के साथ वो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा जी, जिन जो अच्छे हैं, जो तालीम में फोकस करते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं अपने लिए, मुल्क के लिए, अच्छा ऑडिट रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में जमा कराई जाएगी। अदालती काम के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन को 10 नवंबर को रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश होने की हिदायत भी जारी कर दी गई है।
महकमा तालीम का ये कहना है कि जो स्कूल 10% फ्री शिप के कानून पर अमल नहीं कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल या मनसूख कर दी जाएगी, जबकि ऐसे इदारों की तजदीद भी रोक दी जाएगी जिन्होंने कानून की बाज़ारी नहीं की। अच्छा जी, मज़ीद कहा गया कि जो स्कूल ऑडिट टीमों से ताउन नहीं करेंगे इन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया जाएगा। अच्छा जी, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर क्या हो रहा है, किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा, हम एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है, हम उनको लेंगे। बिलाल, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उसी को अपडेट्स को देख रहा हूँ कि क्या अपडेट्स है, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें सामने भी और मौजूद हैं। फातिमा, ये अरसा दराज अगर हम बात करें ना, काफ़ी अरसे पहले ये एक बड़ा मसला उठा था, वो सामने अपने चीज़ रख लूँ ताकि उसको प्रिसाइज करके हम कर लें। एक मसला था कि 10% जो फ्री शिप है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्कूल मालिकान ये कहते थे कि भाई हमने फीस बढ़ानी है, फीस इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई थी। वालिदैन, एसोसिएशंस, ये तमाम लोग जो है वो सिंध हाई कोर्ट गए। सिंध हाई कोर्ट का फैसला था कि सिर्फ आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 to 10% इन्होंने फीस बढ़ानी है। अच्छा तो फिर वो रिफंड हुई थी तमाम चीज़ें जो फीस बढ़ा के ली गई थी। उसके बाद से इन्होंने ये किया कि स्कूल के अंदर इतने अखराजात हैं, इतनी चीज़ें, इतने मामला हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, होता ये था कि 10% देते थे, लेकिन अपने अपने जो होते थे ना, उनको दी जाती थी। क्या तफसीलात हैं, क्या होगा, हमारे साथ मौजूद है राफे मल्ला, एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो इम्प्लीमेंट था, जो कानून था, आइन था कि भाई 10% फ्री शिप एजुकेशन दी जाएगी, वो अमल दरामद हम प्राइवेट स्कूल्स में नहीं देख रहे हैं। तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं और किन किन स्कूलों में इसका इम्प्लीमेंट है? बेसिकली ये ऐसे नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने में आई है। ऑलमोस्ट 80% हम इम्प्लीमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। जो रिमेनिंग 20% है वो कुछ स्कूल स्टबर्न होते हैं और उनको फाइनेंशियल लॉस का ज्यादा होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की रिट है और जो पाकिस्तान का आइन है, जो उसका डिसीजन है, जो डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ऑर्डिनेंस एक्ट और रूल्स है, उसको वो वायलेट करते हैं, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा कंप्लीट। उनकी रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसे इदारों का रोका जाएगा। और जो स्कूल 10% पे मन्नू अन जो है वो अमल करेंगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो ये डिपार्टमेंट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करेगा, रजिस्टर्ड करेगा। और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं तमाम सिंध भर के निजी तैलीमी इदारों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी डेटा होगा, फ्री शिप ऑडिट कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं सिंध सखर हाई कोर्ट ब्रांच के डिसीजन के बाद, और वजीर तालीम और सेक्रेटरी एजुकेशन ने बिलखुसूस कमेटियां अपनी ज़ाती दिलचस्पी से पावरफुल बनाई हैं कि इस रूल को वो इम्प्लीमेंट करें सक्सेसफुली। तो अगर के ऑडिट के दौरान फेक डेटा भी पाया जाएगा तो ऐसे स्कूलों को सील किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राफिया साहब, एक सवाल मुझे जरा यहाँ पर पूछना, काफी अरसे से इस मनसब पर फाइज और बहुत सारी बेहतरी लाने के लिए आपने कोशिशें भी की और कुछ एग्जीक्यूशन के अंदर रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए। आई स्टिल रिमेंबर कि चाहे फीस का मामला हो, चाहे वो कोविड के अंदर एक बड़ा मसला चला था, वो तमाम मामला तो। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि ये जो कानून है ये काफ़ी अरसे से है 10% फ्री शिप का, इसके ऊपर स्कूल्स ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमारे अखराजात तमाम चीज़ें हैं। फिर उसके अंदर एक और मामला होता है कि अपने अपनों में अंधा जो है वो रेवड़ियाँ बांटता है। ये ज़रा कानून बता दीजिएगा नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि ये कानून क्या कहता है कि 10% फ्री शिप किसको देनी है, कैसे देनी है, प्रोसीजर क्या होगा? बेसिकली ये इस तरह नहीं है कि ये होता है कि हर स्कूल जिसमें टोटल इनरोलमेंट है उनके 10% बच्चे फ्री होंगे। लेट सपोज अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 100 पे 10 बच्चे आपको मुकम्मल फ्री करने हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरा जो आपका सवाल है मैं आपको बताऊं कि हर साल नए नए स्कूल भी खुलते जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। तो इस लिहाज से हर नए खुलने वाले स्कूल में नए सिरे से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि जी अपनों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो मैं आपको बताऊं कि जो कानून है वो डिसएडवांटेज को कानून जो है वो डिसएडवांटेज को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है
کہ جیسے ایک بیوہ ہے، جیسے سنگل پیرنٹ ہے، جیسے شہداء ہیں، اور جیسے لیس پرویلیجڈ کلاس ہے جن کی انکم ڈیلی ویجز کے مطابق بھی کم ہے، ٹھیک ہے، ان کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہر اسکول کے اندر ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرائی ہے، جو کہ اپلیکیشن پیرنٹس دیتے ہیں 10% کے زمرے میں، جو پیرنٹس آتے ہیں تو ان کو ویریفائی کرتی ہے کہ واقعی یہ میرٹ پہ ہیں اور یہ ڈیزرونگ کلاس ہے، تو ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کی بات کو بالکل میں اگنور نہیں کروں گی کہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو افورڈنگ ہوتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں کہ جی ہمیں فری کریں، تو ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے خود بخود، اور اسکولز کو کوئی پریشر نہیں ہے کہ افورڈنگ کلاس کو کنسیشن دیں، وہ بھی غریبوں کو فری شپ میں دیں جو رول کہتا ہے آئین پاکستان کی روح سے۔ ٹھیک ہے رفیع صاحب، جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں کہ بھائی امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہوگا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور کس طرح سے کن بچوں کو یہ فری شپ ایجوکیشن ملنا چاہیے وہ بھی آپ نے واضح کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ سوال یہ کہ اگر ہم سندھ کی تعلیم کے نظام کی بات کریں، اگر کراچی کو چھوڑ بھی دیا جائے تو وہ نظام آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایجوکیشن دی جا رہی ہے، نظام کس طرح سے تباہ حالی کا شکار ہے۔ مگر اگر ہم اسپیشلی صرف کراچی کے اسکولز کی بات کر لیں، وہ لاتعداد ہیں، گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ اسکولز کھول دیے گئے، مگر اگر ہم بڑے پرائیویٹ اسکولز کی بات کریں تو وہاں پر لاکھوں ہزاروں میں فیسیں جو کہ افورڈیبل نہیں ہے، وہ صرف وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ریچ ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی کس طرح سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ کون سی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں آپ لوگ کہ بھائی واقعی میں وہ اسٹوڈنٹس حقدار ہیں اس فری شپ کا، یا ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے جو اسکولز یہ تمام تر معاملات نہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ اس حکم کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا رجسٹریشن کا عمل ہے وہ کمپلیٹ آن لائن ہے، ہر اسکول اپنی انرولمنٹ کا ڈیٹا اس میں ڈالتا ہے، وہ ڈیٹا اس میں فری شپ کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے، انکلوزیو کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے، ہم اس ڈیٹے کو باہر نکالتے ہیں جو رینیول اور رجسٹریشن کے ٹائم پہ وہ سبمٹ کرتے ہیں۔ ہمارے 6 ریجن ہے پوری سندھ میں، ریجن میں 5 کمیٹی 5 رکنی ہم نے ترتیب دی ہوئی ہے جو بالخصوص اس ڈیٹا کو ویریفائی کرے گی۔ ویریفیکیشن کا سسٹم اس طرح ہے کہ پیرنٹس سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آئیڈینٹی کارڈ نمبر فادر کا، مدر کا، موبائل نمبر، بچے کا نام، اسکول کا GR لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول میں جب وزٹ پہ ٹیمیں جاتی ہیں تو کلاس میں جب بچوں سے ان کو بلا کر باہر پوچھ لیتی ہیں۔ تیسری بات، ان کا جو فیس کا رول ہوتا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ یا رجسٹر، اس کو بھی چیک کر کے اور یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ صحیح ہے یا فیک ہے، اور رجسٹریشن پراپر فری شپ پراپرلی دی جاتی ہے یا نہیں۔ اور جو سکھر ہائی کورٹ نے ڈیسیشن دیا ہے، یہی تو دیا ہے کہ فری شپ کی ٹوٹل لسٹیں لے کر ان کا آڈٹ کیا جائے کہ ویدر یہ پوری اسٹرینتھ پہ 10% فری شپ دے رہے ہیں، اور اگر دے رہے ہیں تو وہ جینین ہے یا اس میں کوئی فیک بھی ہے، اور اگر کوئی بھی اسکول فیک ڈیٹا سبمٹ کرے گا تو وہ خود اس کا ریسپانسیبل ہوگا، اس پہ پینلٹی بھی ہوگی، رجسٹریشن بھی سسپینڈ ہوگی، اور وہ ادارہ سیل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا رافیہ صاحب، آپ کو ہم نے کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ کہیں پہ بھی لینینسی نہیں دیتی ہیں، ڈسکرمنیشن نہیں کرتی ہیں، ڈفرینشیٹ نہیں کرتی ہیں کچھ، کیونکہ کراچی کے اندر 50,000 کے قریب جو ہے پرائیویٹ اسکولز موجود ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز موجود ہیں جن کو آپ آن بورڈ لے کر ہمیشہ جو ہے وہ کچھ میٹنگز کرتی ہیں، لیکن ان پرائیویٹ آرگنائزیشنز کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑے جائنٹ اسکول ہیں جیسے فاطمہ نے ذکر کیا، وہ اس آرگنائزیشنز کے انڈر بھی نہیں آتے ہیں، نہ وہ کوئی کسی چیز کو سننے کے لیے پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سننے کو تو پابند ہیں۔ کوئی ایسا اسٹرکچر بنانے کی کوشش کی یا اسکروٹنائزڈ کرنے کی کوشش کی کہ کوئی متوسط طبقے سے یا کوئی لوور مڈل کلاس سے یا کوئی لوور جو کلاس ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں، اگر اپنے بچے کو کسی ہائی فائی اسکول کا ٹیسٹ دلواتے ہیں کہ وہ بچہ ٹیسٹ پاس کر کے اس فری شپ کو بھی حاصل کر سکے، یا جتنے بھی جائنٹ اسکولز ہیں وہ ایلیٹ کلاس کو ہی سارے ایڈمیشنز دے رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں ایک بات سنیں، ہم نے پورا میکینزم بنا کر ایلیٹ اسکولز کو بھی دیا ہے اور تمام نارمل اسکولز کو بھی دیا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ وہ جو ایلیٹ اسکولز ہیں ان کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے نارمل اسکول سے،
तो उनको अपनी मार्केटिंग टीम के थ्रू, सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू और जो लीडिंग डेली न्यूज़पेपर है उनको इश्तिहारात देने हैं कि जो डिसएडवांटेजेस और मेरिट पे बच्चे हैं वो अप्लाई करें। इनका मैकेनिज्म ये है कि एलीट स्कूल जो है इस लॉ से बालातर नहीं है, वो इज्जत नहीं दे सकता कि जी हमारे पास तो गरीब बच्चा ही नहीं आता। गरीब बच्चे को उनको इनवाइट करना है थ्रू एड कि आओ अपना टैलेंट जाहिर करो, टेस्ट क्लियर करो और फ्रीशिप में दाखिल होकर इन एलीट के बच्चों के साथ आप तालीम हासिल करो। ये रूल है, ये मैकेनिज्म है जो हमने तमाम स्कूल्स को दिया है। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज ये है, दूसरी ये है कि ये जो बड़े स्कूल हैं अगर उनके पास डिसएडवांटेजेस बच्चा नहीं भी होता तो वो मेरिट पे जिनके तमाम 5 स्टार 8 स्टार आते हैं तो उनको फ्रीशिप भी देते हैं, उनको मतलब एक इंसेंटिव देते हैं ज़हीन बच्चों को, लेकिन ये उसको कवर नहीं करेगा। लॉ अपनी जगह पे है, इनको एड देनी है लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, उनको मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू इनवाइट करना है उन गरीब के ज़हीन बच्चों को कि वो टेस्ट क्लियर करें और इनको इस धारा में शामिल करके और एलीट के साथ पढ़ाना है। ठीक है, राफिया मल्ला हमारे साथ मौजूद थी जो कि तमाम तर मैकेनिज़्म को समझा रही थी और बता रही थी कि किस तरह से हम इसको आगे जो सक्कर हाई कोर्ट का फैसला आया है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। फिर ऑडिट जो रिपोर्ट जो पेश करवानी है सक्कर हाई कोर्ट में, तो वो देखना है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते बिलाल कि ये तमाम तर सिचुएशन जो है ना वो मुख्तलिफ नज़र आती है। क्योंकि हम अगर एलीट स्कूलों की बात करें जिन बड़े बड़े नाम हैं उनमें तो टेस्ट के लिए भी आपको एडमिशन महीनों का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, आपको ये बोल दिया जाता है कि भाई एप्लीकेबल नहीं है आप इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो ये चीज़ आज मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है। राफिया साहब काफ़ी अरसे से इस सीट पर हैं, जितने भी बड़े स्कूल्स हैं ना सबको यहाँ पर आकर जो है वो बात करनी पड़ती है क्योंकि कोई मनमानी नहीं चलती है यहाँ पर। वो इतनी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा उनकी गुफ्तगू से कि वो किसी चीज़ पे लीनियंसी नहीं देती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो क्लियर की गई है ना कि मतलब एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास का भी जो बच्चा है वो भी बड़े स्कूल के अंदर अगर पढ़ सकता है, हुकूमत की सब्सिडी है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या है? कोई भी नहीं। बिल्कुल इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं और मौसम कैसा है, कितना सुहाना है, कितना गर्म है, वो बात कर लेते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह के वक्त फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर है। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के साथ साथ अगर दीगर शहरों की बात करें ना तो उधर की भी जो फ़ज़ा है मुझे सेहत है, जैसे फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 622, मुल्तान में 485 और बहावलपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पार्टिकुलेट मीटर्स की जो तादाद है वो 255 रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, उन्होंने शहरियों को मास्क पहनने का कहा है और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो उनकी हिदायत की हैं। जबकि फ़ज़ाई आलूदगी के आलमी इदारे की अगर बात की जाए ना, AQ एयर के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत यानी कि न्यू दिल्ली दूसरे नंबर पर है। ढाका, उसके बारे में बता दें, बांग्लादेश का जो दारुल खिलाफा है वो तीसरे नंबर पर है। जबकि भारतीय शहर कलकत्ता ये चौथे नंबर पर है। जबकि AQI इंडेक्स के मुताबिक कराची 165 AQI के साथ 5वें नंबर पर है। अच्छा, पहले छठे पे था ना जी, छठे पर था। वो कल गुज़िश्ता रोज़ भी पूरे शहर में जो फ़ज़ा जो रही है वो बिल्कुल आलूदा रही और डस्टी विंड्स थे पूरे कराची में और बहुत मुश्किल हो रहा था सांस लेना भी, और घरों में जो ऐसा लग रहा था कि मिट्टी कुछ छीटा गया है। ऐसा ही है, तो भाई ख्याल रखें कि किस तरह से आप जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं इस वेदर से। अच्छा, कल ये क्वेश्चन रह गया, हम बिल्कुल साफा से पूछ सकते थे कि फ़ज़ा भी अगर हमें साफ कर रही है तो कोई स्प्रे है, कुछ है? मुश्किल है, बट हाँ हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा जी, मौसम की ही बात हो रही है तो आपको बताएं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे ही ठंडी हवा चलती है हमारे बाल खुश्क, रूखे और बेजान होने लगते हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं बल्कि एक आम मसला है, क्योंकि सर्दी बालों की कुदरती नमी और तेल को मुतासिर करती है, जिससे वो कमज़ोर, शिकनदार और टूटे लगते हैं। ऐसा ही होता है जब हम कल बात भी कर रहे थे। आप देख रहे हैं लड़की कितनी तेज हो गई कि कल टॉपिक की और आज पूरी अपडेट्स रख दी हैं।
वेरी गुड। शिकनदार और टूटते जो बाल होते हैं ना, वो सेहतमंद बाल हमारे जो होते हैं वो पहले होते हैं, फिर ये कंडीशन चेंज हो जाती है, मजमूई एतमाद होता है कि शख्सियत जो है ना वो इसी से संवरती है। जब आपके बाल अच्छे होते हैं, जब आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके नेल्स अच्छे होते हैं, तब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सर्दियों में खुश्क हवा, गर्म पानी और हीटर के इस्तेमाल से बालों की नमी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे खुश्की, जड़ों की कमज़ोरी और बालों का टूटना इट्स अ कॉमन थिंग। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने बालों का खुसूसी ख्याल रखें। अच्छा जी, खुशकिस्मती से ये देखभाल इतनी पेचीदा नहीं जितना लगता है। चंद छोटी छोटी आदत जैसे बालों में मुनासिब ऑयलिंग, नीम गर्म पानी से धोना और मुतवाज़िन न्यूट्रिशन से भरपूर खुराक लेना बालों को अंदर से मजबूत और सेहतमंद रखती है और खुश्की और टूट फूट से बचाती है। ये छोटी आदत न सिर्फ हमारे बालों को दिन ब दिन चमकदार और जिंदा दिल बनाती है बल्कि एतमाद भी बढ़ाती है। तो भाई अच्छा ख्याल करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और बालों में ऑयलिंग ज़रूरी है, कंडीशनिंग ज़रूरी है, और जो हमारा कल का शो है वो भी देख लें क्योंकि उसमें बालों की बहुत बात हुई है। इस पूरे जुमले के बाद ना एंड में लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर फातिमा अख्तर। कल जो कुछ हमने सीखा ना वो आज आपको हमने लाइफ स्टाइल अपडेट्स के अंदर बताया। ज़रूरी है भाई, देखिए आपको बताने का मकसद ये होता है कि ये आपको चीज़ें पता होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं याददाश्त के अंदर ये चीज़ें धुंधली हो चुकी होती हैं, जंग आलूद हो चुकी होती हैं, तो उसको ताज़ा कर देते हैं हम आपको जस्ट। और ये आपके अगर घर में बड़े बूढ़े हैं ना, वो नेमत हैं, ये तमाम टोटके वो करते हैं। इसी के साथ साथ अब आ गया मेरा पसंदीदा पैकेज, और उस आज कहाँ जा रहे हैं और किस भाई हम आपको माजी के अंदर टोटल 3 दफा एक शहर लेके गए, तो आज भी हम वहीं पे लेके जाएंगे। क्योंकि बार बार वहाँ क्यों, क्या है हमारी ऐसा वहाँ पर? देखिए वो जगह तो ऐसी है कि उसको 3 नहीं 300 दफा तो होना चाहिए। अच्छा। और अगर मैनेजमेंट ने सोचा है 300 दफा का तो ऑब्वियसली वो कुछ नए एंगल से कुछ लेकर आएंगे, लेकिन शहर वही है, अंदाज थोड़ा सा निराला है। हम बात करेंगे आज टेक्सला की तहजीब की, सकाफत की, उसके फन की, सदियों पुरानी रिवायत जो कि आज भी जिंदा है, उसको पैकेज में देख लेते हैं ना। चलें पैकेज देखते हैं। रावलपिंडी से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया टेक्सला, वो सरजमीन जो सदियों से तहजीब, सकाफत और हुनर का गहवारा रही है। ये वही खिता है जहाँ पत्थर बोलते हैं, तारीख सांस लेती है और हुनरमंदों के हाथ आज भी माजी की याद ताज़ा करते हैं। टेक्सला का शुमार पाकिस्तान के उन चंद शहरों में होता है जिन्होंने न सिर्फ अपनी सकाफती पहचान को जिंदा रखा बल्कि वक्त के साथ साथ अपने फन में जिद्दत भी पैदा की। यहाँ के दस्तकार आज भी पत्थर से लंगरी, गुलदान, मर्तबान और मुख्तलिफ आराइशी अशिया तैयार करते हैं। पहले जमाने में दस्तकार हाथों से पत्थर की लंगरियां बनाते थे जिनके लिए घंटों मेहनत, दुरुस्त जाविया, हुनर दरकार होता था, लेकिन अब ये काम जदीद मशीनों की मदद से किया जा रहा है जिससे वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है, जबकि पैदावार में भी इजाफा हुआ है। ये हमारे पास जो है ना, ये पहाड़ से पत्थर आता है, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो इनके ये कटर पर आते हैं, फिर इस तरह हमारे पास पत्थर आते हैं, फिर ये कटाई होती है ये इस तरह की, फिर हम इस मशीन पे इसको बनाते हैं। तकरीबन आधा घंटा लग जाता है एक लंगरी बनाने में ना, तो उसके बाद फिर ये टूल होते हैं हमारे पास, ये मशीन है, इस मशीन पे हम बनाते हैं। अभी भी यही है कि पहले फुल हाथ पे काम था, अब खराब मशीनें हैं उन पे तैयार हो रही है। पहले हाथ से तैयार होती है, उसके बाद फिर ये रात पे, और उसके बाद ये रंग वगैरह। वक्त के बदलने के साथ साथ टेक्सला के दस्तकारों ने अपने हुनर में नए रुझानात शामिल किए। अब यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के ज़रूफ, गुलदस्ते और आराइशी सामान बनाने का रुझान तेजी से पनप रहा है। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़े हैं बल्कि टेक्सला का हुनर नए अंदाज में दुनिया के सामने आया है। ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। ये टेक्सला की सकाफत है तकरीबन काफ़ी अरसे से, और हम अरसा 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ये हम गुलदान बनाते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। फिर इसी तरह ये तकरीबन 1-2 दिन में तैयार होते हैं और यहाँ से फिर मुख्तलिफ शहरों में हम सप्लाई करते हैं, लेके जाते हैं हमसे। दिलचस्प बात यह है कि अब पत्थर के तराशने का ये हुनर सिर्फ घरेलू अशिया तक महदूद नहीं रहा। शहर में पत्थर की कब्रें, यादगारें बनाने का काम भी फरोग पा रहा है, जहाँ मकामी कारीगर इंतहाई नफासत से तराश खराश करके खूबसूरत डिजाइन तैयार करते हैं। पत्थर हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेक्सला के हुनरमंदों ने दोनों शोबे में महारत हासिल करके न सिर्फ मकामी मंडी में अपनी जगह बनाई बल्कि बैरून मुल्क भी अपनी मसनूआत के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। टेक्सला के मेहनत कश दस्तकार आज भी अपनी रवायत, हुनर, सकाफत को सीने से लगाए हुए हैं। इनके हाथों की मेहनत से न सिर्फ सदियों पुरानी तारीख जिंदा है बल्कि मुल्क के लिए कीमती ज़रिए मुबादला कमाने का जरिया भी बन रही है। सैयद कमर अब्बास, NTN न्यूज़, टेक्सला। अच्छा जी, जो हमने टेक्सला की जो आपने बात की ना भाई, तीसरी चौथी बार पैकेज बना, अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई बार बार हम टेक्सला क्यों जा रहे हैं।
تو ضروری ہے ٹیکسلا جائیں، اگر وہاں سے آپ کا گزر ہو تو یہاں جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر ثقافتی چیزیں نمایاں ہیں، قدرت کے شاہکار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے تو اب لگتا ہے اب تھوڑی بہت مجھے بھوک لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھوک سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، مجھے پتا آپ کہاں لے کے جا رہی ہیں، لیکن میں مجھے آپ کو گھما کے پھر وہاں لے کر لگ رہی ہے، مجھے میں بتاتا ہوں. فیل ہو رہا ہے مجھے. ٹیکسلا جو ہے نا وہ آنے والے دور کا سب سے ایڈوانس شہر ہوگا جتنی انویسٹمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کی بھوک پر. آپ کو بھوک زیادہ ہی لگتی ہے اور سردیاں آ چکی ہیں، سردیاں آ چکی ہیں، اس لیے میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے، اس لیے اور بھوک لگتی ہے. جب بھی لگے بھوک تو آپ مارننگ اسپاٹ کا یہ پروگرام اٹھا کے ضرور دیکھیے گا جو آج ہونے والا ہے، کیونکہ آج آ رہے ہیں 2 شیف اور دونوں نرالے ہیں. دونوں کے انداز جو ہے وہ مختلف ہیں، چٹپٹے بھی ہیں کھانوں کے لحاظ سے، کچھ میٹھے لحاظ سے کھانے بھی ہیں، کچھ کھٹے بھی ہیں، تمام کھانے ہیں. سردیوں کے کھانے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، اسپیشلی سردیوں میں کیا کیا اسپیشل آپ کے ابھی بنتا ہے وہ بھی ہم سے دوسرے سیگمنٹ میں شیئر کیجیے گا لائیو جب ہم آئیں گے. اور پھر بھائی مزے مزے کی ریسیپی بنائی جائے گی، بتائی جائے گی، اور کیا کیا ہم آج آپ کو اس پروگرام کے ذریعے کہ سردیوں میں کوئک سے جو ہماری کریونگ ہوتی ہے نا، رات میں 2 بجے کریونگ ہوتی ہے کھانا کھانے کی، نہیں بہت ساری چیز ہوگی میٹھے کی نہیں، تو وہ اس پر آپ کس طرح سے قابو پائیں گے اور کیا کیا بنا سکتے ہیں. بڑے بڑے مزے کی ریسیپیز ہم آپ کو دکھائیں گے. منہ میں پانی کیسے آ رہا ہے اس ٹائم؟ بریک کے بعد ملتے ہیں.